अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं हूँ फरहाद यूसुफ और आप सबको वेलकम करता हूँ आज की क्लास के अंदर। देखो लास्ट में हमने जो है चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था और हम चैप्टर नंबर 7 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है, जो चैप्टर हम आज पढ़ेंगे बेसिक तौर पे, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 8। सो टाइम बिना ज़ाया किए हम आगे चलेंगे, मूव करेंगे। आज भी हमारा जो सीक्वेंस रहेगा, जो हम मेथड अप्लाई करेंगे लेक्चर के लिए, वो वही होगा जो हमने कल लिखा था कि हम जो है साथ साथ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो है अपनी प्रोफाइल पे अपलोड कर दूंगा, वो बाद में आप लेक्चर के बाद जो है वहाँ से देख सकते हैं और उससे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम की हम जहाँ तक बात करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से जो है हम डिस्कस करेंगे। देखो मैं आपको बताऊँ, चैप्टर नंबर इवन के आपने जो है 7 के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के हवाले से बात की थी, जिसमें आपने एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक के हवाले से बात की थी। अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन जो है बेसिक तौर पे दो तरह के हो सकते हैं। रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। ठीक है जी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो सकते हैं। रिवर्सिबल टाइप के रिएक्शंस कौन से होते हैं, कौन से टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस कहते हैं? हम कहते हैं वो टाइप ऑफ रिएक्शंस के जो क्या होंगे, जो फॉरवर्ड भी मूव करेंगे और बैकवर्ड भी जाएंगे, यानी कि जिनसे रिएक्टेंट्स, जिनमें रिएक्टेंट्स के मिलने से प्रोडक्ट बनता हो और प्रोडक्ट जो है दोबारा से डिकम्पोज होके, टूट के दोबारा से जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता हो। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन। और इरिवर्सिबल कौन से होते हैं? इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं कि जिनके हवाले से हम कहते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, जिनमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना सकते हो, इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक हो गया। अब केमिकल इक्विलिब्रियम की जहां तक बात है, तो हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम वो टाइप ऑफ एक ऐसा फिनोमिना है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर ही होता है। ठीक है, रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर ही होगा। सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर ही ये केमिकल इक्विलिब्रियम का फिनोमिना जो है एग्जिस्ट करता है। होता क्या है कि लेट्स सपोज ए और बी हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, इनके थ्रू सी और डी बन रहा है। ठीक हो गया। सो होगा ये कि ए और बी मिलेगा और सी और डी जो है मिलके, इनसे सी और डी जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी और बाद में यही सी और डी प्रोडक्ट डिकम्पोज होके वापस से रिएक्टेंट में अपने आप को कन्वर्ट करेगा। हम ये बात कहते हैं कि समहाउ कोई ना कोई स्पेसिफिक रेट है, ठीक है, हम कह सकते हैं स्पीड है विद किसके साथ, इन स्पीड के साथ, इन किसी स्पेसिफिक रेट के साथ ये ए और बी कंज्यूम हो रहे हैं और बी सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं और इस किसी ना किसी स्पेसिफिक स्पीड के साथ ये सी और डी वापस डिकम्पोज होते हुए रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और हम कहते हैं कि जब एक ऐसा जो है एक ऐसी स्टेज डेवलप हो जाती है, स्टैब्लिश हो जाती है कि जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जो स्पीड है वो इक्वल हो जाती है, इसे हम इक्विलिब्रियम का फिनोमिना कह रहे होते हैं, इसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कहलाता है। इनके कमेंट्स डिस्प्ले कर देना। इस फिनोमिना को या इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा डायरेक्टली तौर पे। ठीक है, उस हवाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। इस वक्त हम 214 पेज पर जो है, अभी सिर्फ मैंने आपको इक्विलिब्रियम के हवाले से बताया। अब 214 के बाद 215 पेज के ऊपर मैं आप लोगों को ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेंशन करवाऊंगा, आपने साथ नोट डाउन कर लेने हैं अपने पास। ठीक है जी, ग्राफ बना हुआ है आपके पास इस वक्त जो है आपकी बुक पे। इसमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास है कंसंट्रेशन। ठीक है, और जो ग्राफ हमारे पास बना हुआ है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब इसमें आपने देखना है क्या हो क्या रहा है। देखो हम ये बात कहते हैं कि जब जो है टाइम अभी कंज्यूम नहीं होता, जब हमने रिएक्शन को अभी स्टार्ट ही किया होता है, सो एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो जीरो होती है। ये बेसिक तौर पे ये जो कर्व है ये शो करती है प्रोडक्ट की क्वांटिटी को और ये शो करती है रिएक्टेंट की क्वांटिटी को। ठीक हो गया। यानी हम कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सबसे हाई, मतलब पीक पर है, हम कह सकते हैं मैक्सिमम है। ठीक है, हम कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जीरो है
और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो है हम कहते हैं कि हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। ठीक हो गया। इसे हम कहते हैं हमारे पास ये बेसिक तौर पे ये हम स्टार्ट की बात करें जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे जैसे आप टाइम देते हो रिएक्शन को, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, वैसे वैसे हम कहते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लोअर होती जाती है, ठीक है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज करती जाती है, बढ़ती जाती है, ज्यादा होती जाती है। ठीक हो गया। हम कहते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट आएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, वो ज्यादा होती जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन at start reactant concentration is higher and product concentration is 0, and as time consumed the concentration of reactant decrease and product increase। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये तो हमने भी जस्ट बात कर ली उस हवाले से जो ग्राफ मैंने आपके सामने मेंशन किया हुआ है। जो दूसरी बात इस ग्राफ से हमें पता चलती है वो क्या है, देखो ये ना सिर्फ कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, देखो हम ये बात जानते हैं रेट का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, रेट का मतलब होता है कि किस स्पीड के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो डेवलप हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और रिएक्टेंट जो है, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो लोअर डाउन हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ठीक है, हम कहते हैं टाइम के साथ उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक तौर पे ये ग्राफ जो है कंसंट्रेशन को भी शो कर रहा है, इसके साथ साथ हम समहाउ कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो है हमें रेट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक हो गया। यानी आप समहाउ कहेंगे कि देखो जब हमारे पास जो है टाइम कंज्यूम हो रहा है, वैसे वैसे जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज कर रही है, रिएक्टेंट कम हो रही है, सो आफ्टर सम टाइम, ठीक है, हम कहते हैं कि ये दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। ये क्या हो जाती हैं भाई, दो लाइंस जो हमारे पास हैं ये पैरेलल हो जाएंगी। इस जो है टाइम के ऊपर, इस स्टेज पर हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है और अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई चेंज उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा। ठीक है। सो इस स्टेज के ऊपर हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है। इस स्टेज पे, यानी इस स्टेज को हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज है, सो कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। ठीक हो गया। और एक और पॉइंट मैं मेंशन करवा देता हूँ, साथ में मेंशन करवा रहा हूँ, जो पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे वो आप मेंशन कर लेना है, यहाँ पर अंडरलाइन करवाने की कोई बात नहीं है। जो चीज़ मैं यहाँ मेंशन करवा रहा हूँ आप जस्ट वो ही जो है अपने पास नोट डाउन कर लें। At start the rate of forward reaction is higher than backward reaction। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ करता है, तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है उसकी चूंकि पहले स्पीड जो है वो ज़्यादा थी, हायर थी, और बैकवर्ड डायरेक्शन की स्पीड कम थी। जैसे जैसे हम इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेंगे, इक्विलिब्रियम अटेन करने जाएंगे, तो उस सूरत में क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है और बैकवर्ड की बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो हम कहेंगे यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे बट ग्रेजुअली या आप समहाउ कह सकते हैं बट विथ टाइम with spending time
the forward reaction speed becomes lower. लोअर एंड, यहां लिख लेता हूं मैं, सेंटेंस पूरा कर लेते हैं, एंड बैकवर्ड रिएक्शन स्पीड इनहांस। इंक्रीज, ठीक है। सो ये पॉइंट हमने मेंशन करना है इस ग्राफ के हवाले से और इक्विलिब्रियम स्टेज के हवाले से। सर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है अहमद, वो आगे जाके लेटर ऑन बात करेंगे जब लीचेटियर प्रिंसिपल की बात हमने करनी है। सो ये पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू जो हमने ग्राफ इस वक्त देखा अपनी स्क्रीन पे, उससे मुतल्लिक जो है जो हमने जो भी हमने जो है क्या कहते हैं फाइनल रिजल्ट इन्फर किया है इन ग्राफ्स के थ्रू, वो मैंने आपके साथ मेंशन कर दिया है। ये पॉइंट्स जो है आपको पता होना चाहिए, ये कोर कॉन्सेप्ट है इस पूरी डिस्कशन का जो कि उसने स्टार्ट अर्ली जो है इस चैप्टर के अंदर उसने किया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, टेम्परेचर पे बिल्कुल अहमद बाद में लेटर ऑन 22 को लेक्चर होगा, सैयद बाद में बात करेंगे इस हवाले से। आपने इस हवाले से मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछें, टॉपिक के हवाले से कुछ पूछना आप पूछें। सर ये क्यों लिख रहे हैं आप जो बुक में है लिखा हुआ है? देखो आयशा, ये कोर कॉन्सेप्ट है, यानी उस पूरे टॉपिक का कोर कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके पास मेंशन करवाया है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, आपके पास जो है जस्ट टोटल आइडिया क्लियर हो जाएगा जो ग्राफ हमारे पास है उस हवाले से, ठीक है। और आपको फिर फर्दर जो है उसको कंप्लीट थॉरली टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं, वो 2 से 3 पेजेस पर मुश्तमिल एक कंप्लीट हमारे पास एक टॉपिक था जिसको मैंने समराइज कर दिया है। सो मेरे ख्याल से ये बेहतर रहा आप लोगों के लिए, क्योंकि 2 से 3 लाइन में अपने पूरा जो है जो 2 से 3 पेजेस पर मुश्तमिल एक था उसको समराइज कर दिया है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप कम से कम उसका आंसर जरूर दे सकेंगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको मैं रेस करूंगा और नेक्स्ट मूव करेंगे। अब इक्विलिब्रियम की जहां तक बात है, सो बेसिक तौर पे इक्विलिब्रियम 2 तरह का होता है। एक हम कहते हैं कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम है और एक हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और एक हमारे पास होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक हो गया। जो ग्राफ आपकी जो है इस वक्त स्क्रीन पर विजिबल है, जो मैंने इस वक्त व्हाइट बोर्ड पे बनाया हुआ है, ठीक है, वो मैं इस हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो मैं कहूंगा समहाउ ये शो करता है डायनामिक इक्विलिब्रियम को। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? वो इक्विलिब्रियम के जिसके ऊपर हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन तो इक्वल होते ही हैं, लेकिन रिएक्शन स्टॉप नहीं करता, हम कहते हैं रिएक्शन मूव करता है, रिएक्टेंट्स भी कंज्यूम होते हैं, प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट होता रहता है एट इक्विलिब्रियम स्टेज एज वेल, ठीक है। सो रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा, बैकवर्ड भी आएगा, रिएक्शन चलता रहेगा, स्टॉप नहीं करेगा एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन जहां तक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात है तो हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ फ्रिक्शन है, यानी वो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है जिसमें जैसे ही इक्विलिब्रियम जो है वो डेवलप होगा सिस्टम के अंदर तो रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा, फर्दर रिएक्टेंट्स नहीं कंज्यूम होंगे, ना प्रोडक्ट जो है वापस डिकम्पोज होगा। सो स्टैटिक मींस रुक जाएगा और डायनामिक का मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं रिएक्शन जो है मूव करता है, रिएक्शन चलता रहता है इवन के एट इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेज गेन करने के बावजूद भी हम कहते हैं कि रिएक्शन मूव करता रहता है, चलता रहता है, स्टॉप नहीं करता, ठीक हो गया। इंटरसेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम शो करता है। अच्छा देखो आयशा क्या कह रही हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। फसी कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन जो है किस बात को शो करता है। देखो मैं आपको बताऊं कि इंटरसेक्शन नहीं, देखो हम ये बात कहते हैं जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था उसमें अगर आप देखें तो जो हमारे पास लाइंस थी जब वो पैरेलल हो जाती हैं, सो जब पैरेलल हो जाएंगी तो इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि जी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिस्टर्ब नहीं होंगी, ठीक है। और हम कहते हैं कि भाई ये बेसिक तौर पे इक्विलिब्रियम स्टेज डेवलप हो जाती है सिस्टम के अंदर, ठीक हो गया। स्टैटिक की कोई एग्जांपल, तो स्टैटिक एग्जांपल में हमारे पास जो है क्या हो सकता है भाई, स्टैटिक एग्जांपल में हमारे पास, ठीक है, सिंपल डिफरेंट डायरेक्शंस हमारे पास हैं, ठीक है, जिनमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम डेवलप होता है, जिसमें हम कहते हैं कि भाई मूवमेंट स्टॉप कर जाती है। जैसे कि आपका सिंपल तराजू है, ठीक है, जो आप इस्तेमाल करते हो वेट करने के लिए, ठीक है, जैसे ही उसमें इक्विलिब्रियम डेवलप होता है सो मूवमेंट जो है स्टॉप कर जाती है, ठीक है। सो दोनों जो पलड़े हैं वो जब इक्वल हो जाते हैं तो मूव नहीं करते, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की ही एग्जांपल है। ये अबू बकर लाजमी नहीं है कि हर एक रिएक्शन जो है रिवर्सिबल हो एट हायर टेम्परेचर। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे।
लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। ठीक है, अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं तो ये बेसिक तौर पे क्या है, बेसिक तौर पे इसको जिस साइंटिस्ट ने पुट फॉरवर्ड किया, जिस साइंटिस्ट ने जो है पेश किया, वो दो साइंटिस्ट बेसिक तौर पे मेंशन किए हुए यहाँ पर। एक तो है CM गुलबर्ग और एक है P बेज। ठीक है, ये 1864 की बात है। सो आप इसको अंडरलाइन करेंगे 216 पेज के ऊपर, 216 पेज के ऊपर। ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसमें आपने साइंटिस्ट नेम जो दो मेंशन किए हैं उसको आपने अंडरलाइन करना है, और इसके साथ साथ जो ईयर मेंशन किया हुआ है 1864। ठीक है, सो उसको आपने जो है अंडरलाइन करना है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक हो गया। बाकी जो है अब इसमें डेरिवेशन तो नहीं हमें करनी। ठीक है, हमें तो जस्ट फाइनल रिजल्ट चाहिए है जिसको हम जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे, जिसको हम जो है देखेंगे। बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि केसी एक्सप्रेशन जो है ये है क्या, हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम डेवलप होता है किसी भी रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन के अंदर। सो इक्विलिब्रियम के ऊपर हम कहते हैं कि जो केसी एक्सप्रेशन है जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, ये बेसिक तौर पे रेशो है किस चीज की, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। ठीक है, हम यहां लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर होती है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये बेसिक तौर पे क्या है, हमारे पास रेशो है किस चीज की, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की, ये रेशो है केसी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है बेसिक तौर पे क्या है, कंसंट्रेशन के, यानी आप कह रहे हैं दो कंसंट्रेशन के हमारे पास एक रेशो है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है बेसिक तौर पे कि किसी एक केमिकल रिएक्शन का जो हमारे पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आएगा, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन हम राइट करेंगे, उसके यूनिट्स को निकालना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए जो एक्सरसाइज जो है मैं आपके लिए अपलोड करूंगा उसमें काफ़ी एमसीक्यूज आप रिलेटेड टू देखेंगे कि जो है जिसमें मैंने डिस्कशन, मतलब जिसमें मैंने आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा रिएक्शन ऐसा है जिसके जो है यूनिट होंगे, इसका कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसके यूनिट नहीं होंगे। सो वो आपने देखना है। What about those who don't have first year books? तो भाई बुक्स तो लेना पड़ेगी। सुल्तान, आप बिना बुक के कैसे तैयारी कर रही हैं? ईकेट पढ़ने और बुक नहीं है आपके पास, ये कैसे हो सकता है? अच्छा देखो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखवाऊंगा आप लोगों को, वो आपने नोट डाउन करनी है साथ साथ। जहां हम कहते हैं डेल्टा एन वैल्यू जो है क्या हो जाए, 0 हो जाए। डेल्टा एन का मतलब क्या होता है, एन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ये चीज आपने नोट डाउन कर लेनी है। एन मींस नंबर ऑफ मोल्स। अगर जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स 0 हो, यानी कि प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स और अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस कर दें, अगर ये 0 के इक्वल हो जाए, या ये भी आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के, अगर तो ये दोनों सूरतों में यही चीज है। ठीक है, सो इन दोनों सूरतों में हम कहते हैं कि केसी हैव नो यूनिट, केसी विल हैव नो यूनिट। ठीक है, केसी जो है, ठीक है, इससे कोई यूनिट नहीं होते। केसी के यूनिट किसके लिए नहीं होंगे, हम कहते हैं एन वैल्यू। मतलब क्या होता है कि भी हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, अगर ये दोनों इक्वल हों तो इनका डिफरेंस 0 होगा, और जब ये दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे तो हम कहते हैं इस तरह के केसी एक्सप्रेशन के अंदर हम कहते हैं कोई यूनिट नहीं होते, इसके कोई यूनिट नहीं होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस के लिए हमारे पास क्या होंगे, क्या कहते हैं, यूनिट्स आएंगे। अब मैं वो एग्जांपल देता हूं, दोनों एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड करूंगा और फिर हम आगे मूव करेंगे। चलिए इधर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2 plus I2 and it will form 2HI। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, एक ये मोल है, एक ये मोल, दोनों के मोल्स को ऐड करें तो 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैं और 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ही डेवलप होता है। इसके लिए मैं अगर केसी एक्सप्रेशन राइट करूं तो कैसे राइट करूंगा, केसी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो पावर में चले जाते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
ठीक है भाई, हम कहते हैं केसी एक्सप्रेशन इस केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे राइट करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं पावर में चले जाते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स, इनका प्रोडक्ट होगा, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, ठीक हो गया। अब हम ये बात जानते हैं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं इनको कहते हैं कंसंट्रेशन को शो करते हैं, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होते हैं, कंसंट्रेशन के यूनिट बेसिक तौर पे हमारे पास जिनको हम इन स्क्वायर ब्रैकेट से शो कर रहे होते हैं ये मोल पर डीएम क्यूब होते हैं, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब होते हैं, तो इनकी जगह पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब इनटू मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखो ये 2 है, ये हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास क्या होती है बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, सो बेसिस सेम है पावर ऐड होगी, सो ये इसको कैंसल आउट कर देंगे, सो इट देयर इज नो यूनिट। इस तरह का जो एक्सप्रेशन यानी इस तरह का केमिकल रिएक्शन जिसमें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाएं, इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए, इस तरह के केमिकल रिएक्शन के लिए जो केसी एक्सप्रेशन होगा उसके यूनिट नहीं होते, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होंगे, ठीक है, सो यूनिट हमारे पास नहीं है, ठीक हो गया। आपने इस चीज को नोट डाउन करना है साथ साथ, ठीक है, साथ साथ आप जो है इस चीज को देखते रहेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारे पास वो एग्जांपल थी जिसमें हमने कहा कि कोई यूनिट नहीं है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्वल होते हैं। अब आगे चलेंगे और मैं आपके एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा एक वो कि जो हम कहते हैं कि जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं होते, सो वो एग्जांपल लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम यूनिट की बात कर रहे हैं, सो हम कहते हैं कि हमारे पास रिएक्शन जो है फॉर एग्जाम्पल है N2 3H2 और 2NH3। अब आप देख सकते हैं वाज़ेह फर्क है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं 4 और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, सो चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, सो इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो है यूनिट आएंगे, ठीक है, हम यूनिट मेंशन करते हैं। केसी के केसेस भी बता दूंगा, थोड़ा सा आप जो है थोड़ा सा जो है आप थोड़ा सब्र करेंगे क्योंकि वो आगे जाकर हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। सो इसका केस एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आती है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू पावर 3 और ये, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि कंसंट्रेशन का जो यूनिट है वो मोल पर डीएम क्यूब है, सो पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर, डिवाइडेड बाय रेज़्ड टू पावर 3 और मोल पर डीएम क्यूब आ जाएगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, देखो आपने करना क्या है, कैंसिलेशन करनी है, यानी कैंसिलेशन जो है आपने करनी है, बस इसके बाद और कुछ नहीं रहा। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, आप ये बात जानते हैं ऑलरेडी। सो पे मेंशन करेंगे मोल पर डीएम क्यूब रेज़्ड टू पावर 2 डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब रेज़्ड टू पावर 4, और कैंसिलेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, जस्ट नीचे बच जाएगा 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब रेज़्ड टू पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। और अगर आप पावर खोलते हैं तो क्या होगा, मोल का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3:2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 ओवर मोल्स का स्क्वायर डीएम रेज़्ड टू पावर 6 - 6, ठीक है, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मोल रेज़्ड टू पावर -2 और डीएम रेज़्ड टू पावर 6, ठीक है, ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल ना हो तो इस तरह के केस एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास यूनिट होते हैं, हम यूनिट निकालते हैं। सर रेट कांस्टेंट, क्वेश्चन क्या था, रेट कांस्टेंट का क्या मतलब होता है। देखो वैसे तौर पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे होते हैं, रेट कांस्टेंट की बात कर रहे होते हैं। मैंने भी आपको बताया
कि ये शो करता है इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में रेशो, ये रेशो को शो करता है, ठीक है, ये रेशो को शो करेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। ठीक है जी, रिएक्शन कोएफिशिएंट पावर किस तरह बनते हैं, कोई प्रूफ? देखो अबू बकर, हम इस पर प्रूफ की तो बात नहीं करने लगे क्योंकि जाहिर सी बात है ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो चूंकि एक लॉ है, ठीक है, और जो प्रपोज किया गया जो कि जो है आपकी बुक में शामिल है, ठीक है, उसकी डेरिवेशन तो मैं नहीं आपको करवा सकता क्योंकि हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात तो नहीं कर रहे। बस ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो जो भी कोएफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है। इसका मैं प्रूफ नहीं करवाने लगा क्योंकि हम इसमें डेरिवेशन की बात नहीं करेंगे, डेरिवेशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, काम लेंथियर हो जाएगा। तो ये चीज आपने देखी है इन दो रिएक्शंस के थ्रू, इन दो एग्जांपल्स के थ्रू के जिनमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल हो तो नो यूनिट, अगर इक्वल ना हो तो यूनिट आते हैं। इस तरह की आपको एग्जांपल्स और इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज जो है मेरी साइज में भी मिल जाएंगे, जो मैं जो है अपलोड करूंगा, आप वहां पर भी देख सकेंगे। हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वैसे टॉपिक क्या है कि डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शंस की, और रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन की एग्जांपल से रिलेटेड उसने जो है कुछ केसी एक्सप्रेशंस को प्रूव किया हुआ है, ठीक है, उसने उसके यानी केसी एक्सप्रेशंस जो है निकाले हुए डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, एंड अल्कोहल, इसका आपने फाइनल एक्सप्रेशन जो है ना, ठीक है, वो आपने हाईलाइट करना है, वो आपने मार्क करना है अपने पास। सर ये फार्मूला लगाकर हो सकता है? हसीब कौन सा फार्मूला? देखो हमने केसी एक्सप्रेशन राइट करना होता है, उसमें जस्ट मोल पर डीएमक्यू वैल्यू पुट करनी होती है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है भाई। अच्छा, सो 219 पेज हमारे पास है, 219 पेज के ऊपर हम जो एक क्या कहते हैं फाइनल केसी एक्सप्रेशन मार्क करेंगे, अपने पास हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको रिएक्शन जो है कहा जाए कि फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एन ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है, उसका केसी एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ठीक है। सो उसका केसी एक्सप्रेशन फाइनली तौर पे जो हमारे पास है वो 219 पेज के ऊपर है, जिसको आप मार्क करेंगे, जिसको आप हाईलाइट करेंगे, केसी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स एंड बी माइनस एक्स, इसको आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है। उसके नीचे बिल्कुल डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन ऑफ PCl5, ठीक है, इसका भी फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आता है 220 पेज के ऊपर। इसको भी आप हाईलाइट करेंगे, केसी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी इंटू ए माइनस एक्स, ठीक है, इसको भी आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी प्रोवाइड करूंगा इस हवाले से, ठीक हो गया। और उसके बाद नीचे हमारे पास है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, इसका भी केसी एक्सप्रेशन, और अमोनिया की फॉर्मेशन जो है उसका भी केसी एक्सप्रेशन आप लोग जस्ट जो है अपने पास मार्क कर लोगे, ठीक है, अपने पास हाईलाइट कर लोगे, ठीक है। इसको आपने इन एक्सप्रेशंस को आपने डिराइव भी करना है, ठीक है, आप देखिएगा इसको डिराइव भी कीजिएगा। जहां प्रॉब्लम हो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं उसकी डेरिवेशन भी आपको करवा दूंगा, लेकिन डेरिवेशन आपको बताऊं शॉर्ट एंड लॉन्ग तो हम कर नहीं रहे, एमसीक्यू की हम बात करते हैं। एक पॉइंट मैं आप लोगों को दे देता हूं, यहां पर हिंट प्रोवाइड कर देता हूं। एक पॉइंट जो है हम जरूर मेंशन कर लेते हैं अपने पास। अगर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हों, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो केसी एक्सप्रेशन जो है, केसी एक्सप्रेशन विल नॉट हैव वी, ठीक है जी, वी नहीं होगा इन एक्सप्रेशन, यानी केसी एक्सप्रेशन के अंदर वी नहीं होगा। आप इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं 218 पेज पे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर जो है उसमें आप देखें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हैं। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स चूंकि आपस में इक्वल हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो फाइनल केसी एक्सप्रेशन आ रहा है इसमें वी नहीं है, ठीक है, इसमें क्या हमारे पास वी नहीं है, ठीक हो गया, वी नहीं होगा। अगर हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, सो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास नहीं होगा। सर सॉल्व करवा दें जिसमें एक्स और वी है। मैंने अभी बताया आपको वहाँ ये जाहिर सी बात है टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा हो जाएगा डेरिवेशन कंप्लीट करना, डेरिवेशन तो हमारे पास आती भी नहीं है, ठीक है। सो मैं यही आपसे हिंट दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो तो केसी एक्सप्रेशन के अंदर भी नहीं होता, ठीक हो गया। और अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ये क्या होते हैं भाई, इट इज लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वी, ठीक है, वी विल बी
इन डिनोमिनेटर कहते हैं हम, ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर होता है, ठीक है, ऑफ केसी एक्सप्रेशन। ये कुछ हिंट है, अगर आपको जो है एमसीक्यू में पूछ भी लिया जाए तो कम से कम आप जो है ना इस हवाले से जो है आप देखते हुए, रिएक्शन को देखते हुए कम से कम गेस वर्क जरूर कर सकते हैं। बाकी आपको केसी एक्सप्रेशन का भी पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो हमारे पास V जो है, ठीक है, इट विल ठीक है जी, क्या होगा ये नॉमिनेटर के अंदर होगा ऑफ केसी एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, केसी एक्सप्रेशन के नॉमिनेटर के अंदर होता है। मैंने जाफी आपको बताया कि पॉइंट मैंने मेंशन करवाए हैं, अगर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो तो V जो है नहीं होता केसी एक्सप्रेशन के अंदर। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लेस देन हो प्रोडक्ट के, तो हम कहते हैं V जो है डिनोमिनेटर के अंदर होता है। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर हो एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो V होगा ये नॉमिनेटर के अंदर यानी ऊपर आएगा। इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। अगर आप जो है 220 पेज पर देखें, सो 220 पेज जो है, ठीक है, इसमें जो डिकम्पोजिशन है N2O4 की, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, सो उसमें आप देखें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं। सो उसमें आप V देखें डिनोमिनेटर के अंदर है। और अगर आप सिंथेसिस ऑफ अमोनिया की बात करते हो तो उसमें आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम हैं, ठीक है। सो उसमें आप देखने के नॉमिनेटर के अंदर V आएगा, ठीक है, नॉमिनेटर जो है, ठीक है, उसमें आएगा। अच्छा भाई, ये देखो नींद वाली बात कर रहे हो, ये मुझे पता है कि हम बहुत जल्दी आपको उठा लेते हैं, लेकिन बस आप देखो मेरी बात सुनो। ई के क्लास में आप लोग आ चुके हो, सो आपको इतना ज़रूर मेच्योर होना चाहिए कि आपने एफर्ट करनी है, ठीक है, एफर्ट करनी है, ठीक है। एफर्ट से मतलब देखो इस पे ही, इस ई कैट के ऊपर ही आपका सारा के सारा अगला जो फ्यूचर है वो डिपेंड कर रहा होता है। सो आपने पूरी एफर्ट करनी होती है। और आप लोग जो है ना, अगर हम 30 मिनट्स की एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं तब भी आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हो। सो कोशिश किया करो कि अपने आप को आदत डालो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, मैक्सिमम पढ़ने की, क्योंकि जितना बुक रीड आउट करोगे उतना ही आसान लगेगा आपको एंटी टेस्ट, ठीक है जी। यहाँ तक आप लोगों ने कुछ पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे और रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे। चलें भाई, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलने लगे हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे। मैं इसको रेस करता हूं और नेक्स्ट मूव करेंगे। देखो अभी तक हमने जो कुछ बात की है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से बात की। हम जब कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम केसी एक्सप्रेशन राइट करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें कि रिएक्टेंट भी हमारे पास गैसियस फॉर्म के अंदर हो और प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म के अंदर हो, कोई बात नहीं भाई, क्या हो गया। अच्छा देखो, मैं आपसे कह रहा था कि अगर जो हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखेंगे तो वो तो हम लिखेंगे केसी एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास रिएक्शन ऐसा हो कि जिसमें रिएक्टेंट भी गैसियस फॉर्म के अंदर हो, प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म के अंदर हो, तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसमें हम कंसंट्रेशन के बजाय पार्शियल प्रेशर को जो है फोकियत देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम देख भी रहे थे कि अमोनिया की फॉर्मेशन है तो उसमें नाइट्रोजन भी हमारे पास गैसियस फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में होती है, और इनके थ्रू बनने वाला जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी गैसियस फॉर्म के अंदर ही होता है। तो इस तरह का जो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों ही गैसियस फॉर्म के अंदर हो, इस तरह के जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनमें हम जो केसी एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेशन राइट करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन नहीं, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर राइट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ राइट करेंगे Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, ठीक है, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्रोडक्ट, यानी अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक जनरलाइज्ड फॉर्म रिएक्शन है, ठीक है, सो सी प्रोडक्ट, ठीक है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्रोडक्ट divided by partial pressure of A reactant into partial pressure of B reactant, ठीक है। हम कहते हैं जब भी हमारे पास क्या होगा, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है किसी रिएक्शन के अंदर दोनों के दोनों जो है हम कहते हैं कि हमारे पास होंगे किस फॉर्म में, जब भी जो है क्या होंगे गैसियस फॉर्म के अंदर होंगे। सो इसके लिए केसी के बजाय हम केपी एक्सप्रेशन राइट करते हैं, ठीक है भाई।
और केपी एक्सप्रेशन राइट किया जाता है। जजदान बिल्कुल ठीक है, नहीं लड़की है आप जो है सर से ठीक हो गया। सो केपी एक्सप्रेशन राइट करते हैं, ठीक है। अब केसी और केपी के दरमियान रिलेशन क्या है, ये चीज हमें देखनी है। केपी और केसी जो है, ठीक है, इसके दरमियान हमारे पास केमिकल जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से, इसको हम देख लेते हैं। सो केपी जो है इट इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी इंटू डेल्टा एन, ठीक है, आर टी इंटू डेल्टा एन, ठीक हो गया। अब यहां पर हमें देखना है कि ये हमें जो है क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और इस हवाले से जो है हम क्या इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, सो हम केपी और केसी एक्सप्रेशन जो है देख रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन के थ्रू, इस रिलेशन यानी इस जो है इक्वेशन के थ्रू हम केपी और केसी जो है के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो देख रहे हैं, ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें बेसिक तौर पे केपी जो है मैंने आपको बताया ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जब हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। आर जनरल गैस कांस्टेंट है, टी हमारे पास टेम्परेचर है, डेल्टा एन जो है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक हो गया। अब अगर जो हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, अगर हमारे पास डेल्टा एन की वैल्यू हो जाए जीरो, और ये जीरो कब होती है, डेल्टा एन की वैल्यू जीरो कब होती है कि जब हम कहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इक्वल होते हैं। सो जब हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल्टा एन वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि हमारे पास केपी जो है इट विल बिकम्स इक्वल टू केसी, ठीक है। केपी और केसी जो है इनकी वैल्यू सेव हो जाती है, ये इक्वल हो जाते हैं, ठीक हो गया। केपी और केसी की वैल्यू जो है आपस में इक्वल हो जाएगी कब, कि जब हम कहते हैं डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल होंगे, इनका डिफरेंस जीरो हो जाएगा। सो केपी और केसी जो है आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक हो गया। सो ये चीज आपने अपने पास नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है, अपने पास लिख लेनी है। ये 221 पेज है जिसपे हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं। सो ये केपी और केसी के दरमियान रिलेशनशिप था, और डेल्टा एन वैल्यू जीरो होती है कि जब हमारे पास जो है क्या होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल हो, और केपी जो है इक्वल हो जाएगा केसी के, यानी केपी और केसी की वैल्यू जो है सेम हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। एक्वस फेज में कैसे रहेगा, कैसे रहेगी फॉर्म, भाई समझ नहीं आ रही, आप हसनैन आप वापस से क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें आप लोग, अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ तक, नहीं तो हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने कुछ पूछना आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो हम आगे मूव करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है केसी के हवाले से डिफरेंट केसेस हैं, जो पूछ भी रहे थे, ऊपर क्वेश्चन आ रहा था। डिफरेंट केसेस हमारे पास हैं, यानी कि हम केसी के थ्रू क्या इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं किसी करेक्शन के हवाले से, वो अब हम डिस्कस करने लगे हैं। केसी के हवाले से, यानी केसी की वैल्यू से हम डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन भी जो है बता सकते हैं, इसके अलावा हम एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन भी बता सकते हैं, या जो हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनका इफेक्ट इक्विलिब्रियम के ऊपर है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे ले चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर, ठीक हो गया। सो हम फर्स्ट बात करते हैं, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन किस तरीके से जो है हम बता सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन जो है किस हवाले से जो है, डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन के हवाले से जो है हम क्या इंफॉर्मेशन गेट करेंगे बाय यूजिंग द केसी एक्सप्रेशन। सर गैसियस फेज रिएक्शन करवा दें, क्या गैसियस फेज रिएक्शन करवा दें, अभी मैंने आपको बताया ना, ये वाला नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म के अंदर है, अमोनिया भी जो है गैसियस फॉर्म में बन रहा है। सो ये तमाम गैसियस फॉर्म के अंदर ही है। देखो मैं आपको बताऊं अली, मैं एमसीक्यूज अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद फिर जो है ना हम कहते हैं कि भी वो आप देख लीजिएगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, वहीं पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू जीशान, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज वैसे बताऊं आप लोगों को कि बहुत सुस्त चल रहा हूं और बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, आज मैं बहुत रिलैक्स फील करवा रहा हूं अपने आप को, और चैप्टर ही बहुत बड़ा है, सो थोड़ा सा मुझे लगता है सीरियस होना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा जॉली किस्म का हुआ हूँ, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन की हम बात करते हैं। देखो हम जानते हैं केसी है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है ये। अब अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो और अगर हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है, ठीक है सर, इफ R इज ग्रेटर देन P, then what will be the relationship of Kp and Kc? but R is greater than P, मतलब समझ नहीं आया अभी। R क्या है? ये R तो जनरल गैस कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, जनरल गैस कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो चेंज नहीं होती, तो कैसे कह रहे हो R इज ग्रेटर देन P? इस बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। Kp इज ग्रेटर देन Kc आप कह सकते हो, ये आप पूछ सकते हो कि Kp इज ग्रेटर देन Kc हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। अच्छा चलिए भाई, सो Kc की बारे से हम देखेंगे कि Kc की वैल्यू हमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के हवाले से। अगर जो हमारे पास Kc वैल्यू हो वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटी हो, तो फिर क्या होगा? अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी हो तो फिर हम जो है क्या कहते हैं, क्या इंफॉर्मेशन गेट करते हैं इससे? Kc की वैल्यू छोटे होने का मतलब क्या होता है? Kc की वैल्यू उस सूरत में छोटी होगी कि जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत थोड़ी हो और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत हायर हो। क्योंकि देखो, जब भी डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ी होती है, नोमिनेटर वैल्यू छोटी होती है, तो ओवरऑल फ्रिक्शन की वैल्यू छोटी आती है, ठीक है। सो अगर Kc वैल्यू बहुत थोड़ी है, इट मींस के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत हायर है, इट मींस के रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। रिएक्शन क्या करेगा? मूव करेगा फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक हो गया। और अगर हमारे पास क्या आ जाए Kc की वैल्यू, वैसे तो हम Qc मेंशन करते हैं, Qc जो है रिएक्शन कोएफिशिएंट को शो करता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट को शो कर रहा होता है। अगर जो हमारे पास क्या हो, Qc की वैल्यू इक्वल हो जाए Kc के, तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम गेन हो गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम जो है वो गेन हो चुका है। और अगर ऐसा हो जाए कि Qc जो है इट इज वेरी लार्ज, अगर बहुत ज्यादा हो जाए, या इसको हम ये भी कर सकते हैं, Qc इज नॉट वेरी लार्ज, हम ये कर लेते हैं इसको कि Qc इज ग्रेटर देन Kc, ये कर लेते हैं, ठीक है, Qc इज ग्रेटर देन Kc। सो उसमें हम कहते हैं रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा, ठीक हो गया। रिएक्शन क्या है? बैकवर्ड में जाएगा, ठीक हो गया। हम कहते हैं कि अगर जो हमारे पास Qc बहुत स्मॉल हो, Qc रिएक्शन कोएफिशिएंट को शो करता है, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा है तो हम रिएक्शन के हवाले से जो है ना, रिएक्टेंट जो हमारे पास रिएक्शन चैम्बर है, ठीक है, इसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को नोट डाउन करके अगर हम जो है कांस्टेंट वैल्यू निकालते हैं, और अगर ये Qc वैल्यू बहुत छोटी है या लेस देन है Kc से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर Qc और Kc आपस में इक्वल हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम गेन हो चुका है। और अगर Qc की वैल्यू जो है बहुत बड़ी है, लार्जर है एज कंपेयर टू Kc, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, रिएक्शन जो है बैकवर्ड में जाएगा, रिएक्शन जो है वापस मूव करेगा, रिएक्शन जो है बैकवर्ड की तरफ जाएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज होगा और रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, ठीक है भाई। सो यहां तक आप लोगों ने देख लिया, हमने जो बात की है उसको आपने नोट डाउन कर लेना है, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं और हम मूव करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई? फैक्टर्स हमारे पास, आपने जो चीज़ नोट डाउन यहाँ पे करनी है टॉपिक्स के अंदर, वो 223 पेज है, यानी 222 और 223 पेज है। 222 के ऊपर जो एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन में ए मेंशन किया हुआ है, उसको आप जो है नोट डाउन करेंगे, नहीं उसको आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है इस्तान, ठीक हो गया। अच्छा, सो हमारे पास 222 पेज है, ठीक है, उस पे जो फर्स्ट यानी एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्शन में जो ए पार्ट है, यानी ए पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज दिस इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है, इसको आप करेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास अगर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत जो है लार्जर आ जाए तो हम कहते हैं रिएक्शन ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या हो, इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी स्मॉल इट रिफ्लेक्ट्स दैट द रिएक्शन इज डज नॉट प्रोसीड क्या कहते हैं एप्रिशिएबली, ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी स्मॉल
दिस शोज दैट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज गोज, ठीक है। तो ये आप 3 पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, इन 3 पॉइंट्स को आपने नोट डाउन करना है, यानी कि अपने पास है हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा टुवर्ड्स दी चेटलियर प्रिंसिपल और इसमें आप लोगों को जो है कुछ पॉइंट्स मेंशन करवाऊंगा, कुछ जो है आपके सामने जो है डिस्कशन करूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। ली चेटलियर प्रिंसिपल की हम बात करने लगे हैं। बेसिक तौर पे ली चेटलियर प्रिंसिपल है क्या? ली चेटलियर प्रिंसिपल हम कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन हो तो रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो है उसमें एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एक इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं गेन करना होता है। अगर हम इस इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर कोई भी कंडीशन चेंज करते हैं, जैसे कि प्रेशर की कंडीशन चेंज करते हैं, वॉल्यूम की कंसंट्रेशन वॉल्यूम की कंडीशन को चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन की कंडीशन को चेंज करते हैं या टेम्परेचर की कंडीशन को चेंज करते हैं, तो हम कहते हैं कि इनमें से कोई भी कंडीशन चेंज करेंगे सो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम जो हमारे पास स्टेज थी उस पर इफेक्ट होगा और इक्विलिब्रियम स्टेज जो है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होगी। सो हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो फिर जो है इस तरीके से एक्ट करता है अगेंस्ट दिस चेंज, ठीक है, कि वो इस चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। इसे हम ली चेटलियर प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं? ली चेटलियर प्रिंसिपल है क्या? हम कहते हैं ली चेटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी हमारे पास कोई एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन हो जिसमें इक्विलिब्रियम गेन हो चुका है, अगर हम इसमें किसी भी जो है टाइप के जो है जो भी हमारे पास क्या कहते हैं फैक्टर्स हैं, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर या कंसंट्रेशन, इनमें से किसी को भी चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब होगा। अब रिएक्शन इस तरीके से बिहेव करेगा कि वो इस इफेक्ट को जो कि हम कहते हैं कि हुआ है, यानी जो हमने जो भी फैक्टर चेंज किया उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करेगा, ठीक है, और वापस से इक्विलिब्रियम को रीगेन करेगा। इसे हम ली चेटलियर प्रिंसिपल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज को थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे और आगे मूव करेंगे। जैसे कि ए और बी जो है आपस में मिल रहे हैं और इनके थ्रू सी और डी बन रहा है, ठीक है। अब इस दौरान अगर मैं टेम्परेचर में वेरिएशन लेकर आता हूं तो अगर इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ था सो टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब रिएक्शन इस तरीके से जो है बिहेव करता है कि ये वापस से इक्विलिब्रियम को गेन करने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम गेन करेगा। इस बिहेवियर को हम कहते हैं, ये ली चेटलियर प्रिंसिपल, इस फिनोमेना को हम ली चेटलियर प्रिंसिपल कहते हैं। इफेक्ट ऑफ कंडीशंस ऑन इक्विलिब्रियम नहीं करना, यही करने लगा हूं भाई, इफेक्ट ऑफ कंडीशंस ऑन इक्विलिब्रियम ही करने लगे हैं। और इसी हवाले से ही जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है किसके ऊपर? हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो है उसके ऊपर डिपेंड इफेक्ट करता है, उसकी पोजीशन के ऊपर इफेक्ट करता है, यही बताने लगा हूं। इसी वजह से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। तो सबसे पहला जो इफेक्ट हमारे पास है वो है कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन का इफेक्ट है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट है जिसमें मैं पहला पॉइंट दिखाने लगा हूं आप लोगों को, आप इसको साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। लेट्स सपोज यही हमारे पास एक ऑर्बिटली टाइप ऑफ फ्रिक्शन है जिसमें कि रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है। इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो क्या होगा? रिएक्शन मूव फॉरवर्ड। ठीक हो गया। इसके साथ साथ रिएक्शन मूव फॉरवर्ड करते हैं तब भी जब हम क्या करते हैं, इफ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ any product direction move forward। डायरेक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा, ठीक है। इन दोनों सूरतों में हम कहते हैं डायरेक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर जो हमारे पास जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम रेज कर देते हैं तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, और अगर हम क्या करते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा। यानी कि मैं ए और बी में से किसी भी रिएक्टेंट को एडिशनली डाल दूंगा रिएक्शन चैम्बर के अंदर, सो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाना शुरू कर देगा। और अगर जो मैं क्या करता हूँ कि इक्विलिब्रियम गेन हो चुका था लेकिन मैं प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट को निकाल देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, कंसंट्रेशन को लोअर कर देता हूँ,
तब भी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है। और इनके बिल्कुल अगेंस्ट, इनके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम बात करें, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर देता हूं, अगर मैं यहां लिख देता हूं शॉर्टर फॉर्म के अंदर, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को लोअर करता हूं, अगर मैं इसको लोअर करता हूं तो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, ठीक है। और अगर मैं क्या करता हूं कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, इसको रेस करता हूं, तब भी रिएक्शन बैकवर्ड ही आएगा, रिवर्स ही होगा, ठीक है। सो जब भी आप रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे या फिर जो आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे या फिर प्रोडक्ट जो है इसी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और अगर जो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो रिएक्शन के दौरान, अगर जो है हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं या हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसी कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन रिवर्स बैक जाता है, बैकवर्ड जाता है। दोनों सूरतों में रिएक्शन जो है इस तरीके से अपना बिहेव करेगा कि ताकि वापस से इक्विलिब्रियम को रीगेन कर सके, वापस से जो है हम कहते हैं इक्विलिब्रियम डेवलप कर सके अपने अंदर, ठीक हो गया। सो ये कंसंट्रेशन का इफेक्ट था जो कि मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। आपने इसको साथ साथ अपने पास जो है मेंशन कर लेना, अपने पास जो है नोट डाउन कर लेना है, अपने पास लिख लेना है। उसके बाद मैं अब मेंशन करूंगा आपके पास जो है जो इफेक्ट है प्रेशर का और वॉल्यूम का। देखिए आप लोग आपस में डिस्कशन मत करें, अगर आप लोग आपस में डिस्कशन करते हैं तो उससे ये होगा कि जो है बाकी जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। जुनिया यही बात हम कर रहे थे कि जब भी हम जो है क्या करते हैं कि कोई ना कोई कंडीशन चेंज करते हैं, सो जो रिएक्शन है, ठीक है, वो इस तरीके से बिहेव करता है कि उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं नलिफाई करता है, रिमूव करता है और वापस से इक्विलिब्रियम गेन करने की कोशिश करता है। तो यही हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं, सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ी है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब रिएक्शन इस तरीके से बिहेव करेगा कि वापस से वो हम कहते हैं कि क्या हो कि भाई वापस से रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम गेन कर सके। सो रिएक्शन फॉरवर्ड चलते हुए जो है अपने अंदर वापस इक्विलिब्रियम गेन करेगा। और अगर हम क्या करते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को जो है अगर हम लोअर डाउन कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो इस सूरत में भी रिएक्शन मूव करेगा फॉरवर्ड ताकि वापस से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बने और इक्विलिब्रियम गेन हो सके, ठीक है। और यही अगर हम यही करते हैं कि भाई हमारे पास जो रिएक्टेंट था, ठीक है, अगर हम इसी कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन इस तरीके से अपने आप को जो है एडजस्ट करेगा कि वापस से इक्विलिब्रियम गेन हो सके, इक्विलिब्रियम दोबारा से जो है एडजस्ट हो सके इनसाइड द रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक हो गया। अब हम जो है डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात करते हैं। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर जो रिएक्शन इस तरह का हो कि जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हों, तो हम कहते हैं कि देयर विल बी no effect of change in volume और प्रेशर। अगर हमारे पास क्या हो भाई कि अगर जो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हो जाएं, सो हम कहते हैं कि हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं होता। इस तरह के रिएक्शन के लिए हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं होता चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर के चेंज होने से। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट, डिस्टर्ब जोनिया होगा, लेकिन रिएक्शन वापस इस तरीके से अपने आप को जो है एडजस्ट करेगा, रिएक्शन इस तरीके से मूव फॉरवर्ड या बैकवर्ड करेगा कि वापस से इक्विलिब्रियम गेन हो सके। डिस्टर्ब होगा जब भी आप कंसंट्रेशन में वेरिएशन लाते हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, जो इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ था वो डिस्टर्ब हो जाएगा और रिएक्शन जो है बिहेव करता है कि वो वापस से अपने अंदर इक्विलिब्रियम गेन करने की कोशिश करता है। सो अब यहाँ पर हम प्रेशर और वॉल्यूम के इफेक्ट की बात कर रहे हैं। सर अगर हर टॉपिक के साथ उनके भी डिस्कस कर लें तो ऐसा क्या है, टॉपिक के साथ उनके भी डिस्कस कर लें तो ऐसे ज़्यादा फ़ायदा में होगा। क्या डिस्कस करना भी आप बता तो दें। अच्छा एमसीक्यू कह रहे हैं, हमने लास्ट टाइम एमसीक्यू की बात की थी, फिर आप कहते हैं कि जी एमसीक्यूज़ नहीं, पहले हम जो है टॉपिक को डिस्कस करें, तो टॉपिक को डिस्कस करने लगे हमें।
सो MCQs भी लेकर आऊंगा आपके लिए। पेज नंबर ये है 224, पेज नंबर 224। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर आपस में इक्वल हो तो हम कहते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम की चेंज का इफेक्ट नहीं होता, देयर विल बी नो चेंज ऑफ, ठीक है जी, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर हो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सो इस केस की मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर हम जो है प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इस केस में हम कहते हैं रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। मैं मेंशन कर देता हूं, आपने इसको देख लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर ग्रेटर हो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मैं समझाऊंगा भी इस बात को। प्रेशर की इंक्रीजमेंट जो है, प्रेशर इंक्रीज रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। का इंक्रीज होना रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। और देखो प्रेशर की इंक्रीजमेंट क्या होती है, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या करता है? डिक्रीज करता है। वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सो आप ये भी लिख सकते हो, वॉल्यूम डिक्रीज, रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड, ठीक है। अगर हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर हो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन जो है बैकवर्ड जाना शुरू कर जाएगा, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड की तरफ को मूव करेगा, ठीक है। एग्जांपल आप ले लें यहां पर, जैसे कि भी हमने यहां पर देखा, भी रिसेंटली हमने एग्जांपल भी देखी थी, कुछ एग्जांपल। इसकी एग्जांपल हमारे पास जो थी वो तो ये है ना, H2 और I2, मैंने पहले भी आपको बताई थी। इसकी एग्जांपल 2HI, इस पे प्रेशर का चेंज या वॉल्यूम का चेंज कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रेटर की बात करते हैं एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास है N2O4, ये डिकम्पोज होता है और इसकी डिकम्पोजिशन के थ्रू जो है हमारे पास फाइनली क्या बनता है, अभी हमने जो है रिसेंटली तौर पे इसको देखा भी था और इस हवाले से जो है हमने बात भी की थी। सो इसके थ्रू बनता है 2NO2, ठीक है, ये बनता है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। इस केस में हम ये बात कहते हैं कि जो है प्रेशर की इंक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और वॉल्यूम का अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो भी रिएक्शन बैकवर्ड के अंदर जाना शुरू हो जाता है, वॉल्यूम बैकवर्ड में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन बैकवर्ड में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या हो सकता है। अगर आपने ये पॉइंट नोट डाउन कर लिया तो मैं इसको रेज कर लेता हूं और यहीं पर राइट कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर हो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सो इस केस की हम बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर हो एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो प्रेशर की इंक्रीज क्या करेगी भाई, प्रेशर की इंक्रीजमेंट जो है रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगी, और प्रेशर का इंक्रीज होना मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है। दोनों सूरतों में हम कहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है जी। अगर हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर हो एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, ठीक है। सो हम कहते हैं कि प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फिर फॉरवर्ड ही जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो वही अमोनिया फॉर्मेशन भी है। ठीक है भाई, और इसमें आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो या वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। सो इसको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप जो है ना यानी इसको आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों सूरतों में लिख सकते हो। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर हो एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो प्रेशर की इंक्रीजमेंट रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाएगी और वॉल्यूम की डिक्रीजमेंट रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाएगी। और अगर जो है आप ये करते हो, प्रेशर को डिक्रीज करते हो या वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो, तो यही रिएक्शन बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर हो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है, सो प्रेशर की इंक्रीजमेंट रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगी, या वॉल्यूम की जो इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट है
वो रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगी। और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो, इस केस में सो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन आपने कर लिया है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको प्रोवाइड की है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम मैंने आप लोगों को जो है एक्सप्लेन किया, यानी कि समहाउ डिस्क्राइब किया है। आप जस्ट देखेंगे किस तरीके से देखेंगे भी, नंबर ऑफ मोल्स को देखेंगे कि रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, और उसकी बेस पर अगर आपको कहा जाए कि रिएक्शन किस जो है कंडीशन में फॉरवर्ड में जाएगा, रिएक्शन किस कंडीशन में बैकवर्ड में जाएगा, सो आपने इन जो है रूल्स को फॉलो करते हुए बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, बेस्ट ऑप्शन पे जो है टिक करना है आपने। ठीक हो गया, आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट आगे चलेंगे और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे। मैं इस वक्त इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। जी, क्वेश्चन अगर आपका नहीं है तो हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट मूव करेंगे। हम इस वक्त जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि रिएक्शन किस टाइप का है। आप जानते हैं कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, सो इस जो है पहले तो हमें ये रियलाइज करना होगा कि रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एंडोथर्मिक है या वो एक्सोथर्मिक है। उसके बाद फिर जब ये चीज़ रियलाइज हम कर लें कि रिएक्शन जो है एंडो है या एक्सो है, उसके बाद फिर हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं कि किस कंडीशन में फॉरवर्ड जाएगा, किस कंडीशन में बैकवर्ड जाएगा। सो अगर जो हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है, ठीक है, उसमें हम क्या कहते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम को एनर्जी देते हैं, जिसमें डेल्टा एच वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, डेल्टा एच वैल्यू हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एनर्जी देते हैं हम, सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। इस तरह के रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या होगा कि टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट को मैं ऐसे शो कर रहा हूं। ठीक है, टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट क्या करेगी, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर की डिक्रीजमेंट रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाएगी। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसके लिए डेल्टा एच वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है भाई, इस वक्त हम 226 पेज पर हैं और मैं आपको शॉर्टर फॉर्म में कुछ कीज बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्या कहते हैं शॉर्टकट्स बता रहा हूं, जिसके थ्रू आपने एमसीक्यूज को राइट करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है, बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, डेल्टा एच नेगेटिव होगा इसके लिए। ठीक है, सो इस सूरत में हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सो रिएक्शन क्या करेगा, बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ठीक हो गया। सो ये कुछ कंडीशंस हैं। आपको कहा जाए, अगर लेट सपोज जो है आपको एक रिएक्शन प्रोवाइड किया जाए, भाई ये ए और बी मिले, इनके थ्रू सी और डी जो है बन रहा है। अगर डेल्टा एच वैल्यू जो है कहा जाए भाई ये नेगेटिव है, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इन व्हाट कंडीशन, ठीक है, द रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड। सो रिएक्शन किस तरह बैकवर्ड मूव कर सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है। सो बैकवर्ड के लिए कंडीशन क्या होती है कि हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। यस वाई लेक्चर, अच्छा भी ठीक हो गया। यहाँ तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात की है, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के हवाले से मैंने आपको दो कंडीशंस बता दी हैं, लिखवा दी हैं, मेंशन करवा दी हैं। अब हम आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे आगे, और हम जो है हेबर प्रोसेस और उसके बाद जो है हमारे पास जो सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन है, इस हवाले से मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आप लोग मुझे बता दें, क्वेश्चन हो, अगर क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो क्लियर मेंशन कर दें, ताकि हम आगे मूव कर सकें, नेक्स्ट चल सकें आगे। और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की हम बात करेंगे, और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के हवाले से हम कहते हैं कि कैटलिस्ट जो है उसका इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई खास फर्क नहीं होता। जी मोहम्मद, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, जल्दी से बता दें। टी इंक्रीज आपने लिखा, उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं, कुछ बता दें जल्दी से। ठीक है, अच्छा, एक कैटलिस्ट की बात करते हैं जहाँ तो कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता किसके ऊपर भी,
हम समहाउ कहते हैं कि इक्विलिब्रियम के ऊपर इफेक्ट नहीं होता कैटलिस्ट का। हाँ, ये ज़रूर है कि कैटलिस्ट के थ्रू हम रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन को अर्लियर और जल्दी से गेन कर पाते हैं, ठीक है, जल्दी गेन कर लेते हैं, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम अर्ली गेन करेंगे जब हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अमोनिया फॉर्मेशन का प्रोसेस, जिसको हम हेबेट प्रोसेस कहते हैं। इसमें आपने करना क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो कंडीशन नोट डाउन करनी है जिसपे कि आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, मैक्सिमम जो है ना आप आउटपुट गेट कर सकते हो, मैक्सिमम जो है ना आप अमोनिया की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कर सकें, ठीक है। अमोनिया का रिएक्शन भी देख रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिक तौर पे एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है। सो इट मींस कि अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है तो रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को कम करना है, टेम्परेचर को लोअर डाउन करना है। और आप अमोनिया फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अमोनिया फॉर्मेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर आप बात करते हैं सो आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, या वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि फॉरवर्ड के जो है रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ को मूव कर सके, ठीक है जी। तो ये कुछ कंडीशन जो आप अप्लाई करते हैं साथ में आप देख लीजिएगा, ठीक है, इस हवाले से। बाकी इसमें ऑप्टिमम कंडीशन है जो कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो है जिसपे हम मैक्सिमम अपनी जो है आउटपुट गेट कर सकेंगे, मैक्सिमम जो है हम एफिशिएंसी क्रिएट कर सकेंगे किस चीज़ की भाई, अमोनिया फॉर्मेशन की, यानी अमोनिया हम जिससे जो है मैक्सिमम गेट कर पाएंगे। इसमें जो चीज़ आपने हाईलाइट करनी, मैं आपको वो हाईलाइट कराता हूँ सर, प्लीज़ टेक अ साइड, नोट करने दें। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, इक्विलिब्रियम जल्दी गेन कर लेते हैं बाय यूजिंग द कैटलिस्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने जो अमोनिया की फॉर्मेशन है इस टॉपिक के अंदर कुछ पॉइंट्स आपने हाईलाइट करने हैं, वो मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगा और फिर हम आगे चलेंगे। सो आपने जो चीज़ नोट डाउन करनी है वो क्या है, बेसिक तौर पे इसमें जो है जो अमोनिया फॉर्मेशन का प्रोसेस है, अमोनिया फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये जो है इसमें लास्ट लाइंस हैं, ठीक है, इस पेज की ये 227 है, इसकी लास्ट लाइंस हैं, ठीक है। इसको आपने हाईलाइट करना है, और हाईलाइट कहाँ से करना है आपने, हिंस द ऑप्टिमम कंडीशंस आर द प्रेशर 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 673 केल्विन और 400 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप हाईलाइट करेंगे। सर कैटलिस्ट को न्यू पाथ देता है, हाउ, क्या हुआ भाई, कैटलिस्ट रिएक्शन को न्यू पाथ देता है। देखो कैटलिस्ट के थ्रू हम रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन को जल्दी गेन कर लेते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं होता, ये चेंज नहीं करता इक्विलिब्रियम की वैल्यू के ऊपर, कोई खास इफेक्ट क्रिएट नहीं करता, उसके रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है भाई, सही है। सो मैंने आपको बताया 227 पेज के ऊपर लास्ट लाइंस में लिखा हुआ है, लास्ट लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ 227 पेज के ऊपर, कि हिंस द ऑप्टिमम कंडीशन इज 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर इज 673 केल्विन और 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और 228 पेज के ऊपर कैटलिस्ट मेंशन किया हुआ है कि जो हम अमोनिया प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और वो मेंशन किया हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। सो ये हमारे पास आ जाएगा। और इसके नीचे लाइन में मेंशन किया हुआ है कि द इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैज 35% बाय वॉल्यूम अमोनिया, ठीक है, इसको आप लिखेंगे, यानी नोट डाउन करेंगे, इसको जो है आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास जो चीज़ हमने जो है नोट डाउन करनी है, जो पॉइंट्स हमने नोट डाउन करने में आपको वो नोट डाउन करवा देता हूं, ठीक है। टेबल 8.2 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 8.2 टेबल आप कह रहे हैं, नहीं इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको करने की जरूरत नहीं मोहम्मद, आपको वो उसको जो है रटने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन। इसमें आपने क्या चीज़ हाईलाइट करनी है, वैसे तौर पे इसमें आप हाईलाइट करेंगे the equilibrium mixture is then recycled at lower temperature 400 to 500 degree centigrade, increase yield of SO3. The most effective catalyst is V2O5, ठीक है, V2O5 जो है आप यूज करते हो, ठीक है, and finally divided platinum। इन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करेंगे। ये टेबल के एग्जैक्टली बिल्कुल साथ जो पैराग्राफ है वहाँ मौजूद है सर, ये विदाउट कैटलिस्ट की कंडीशन बता रहे हैं बुक वाले। देखो मैं आपको बताऊँ जीशान के विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है टोटल डिफरेंट सिनेरियो है ये दोनों के दोनों।
और जो इस वक्त दिशा मेंशन की हुई है कंडीशन टेम्परेचर की और बाकी चीज़ों की जो है यानी प्रेशर की जो कंडीशन मेंशन की हुई है, ठीक है, इस पे हम कहते हैं समहाउ के मैक्सिमम हमें आउटपुट मिलती है। कैटलिस्ट का मकसद क्या होता है कि हम जो है अर्ली अपनी जो भी इक्विलिब्रियम स्टेज है उसको गेन कर पाएँ। सो एक कैटलिस्ट है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सो जस्ट कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये होगा कि उस पर जल्दी जो है हम इक्विलिब्रियम गेन कर पाएंगे। ठीक हो गया। और इसमें मैंने आपको बताया कि आपने करना क्या है। इसमें भी मैंने आपको बताया कि जो है आप 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंशन किया है वो, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनम, ठीक है, ये आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे टुवर्ड्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसके बाद हमारे पास पीएच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आना शुरू हो जाएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमने लाजमी करना है। ठीक है जी। सर ओलियम क्या है? ओलियम ये होता है H3। जब भी हम करते हैं कि SO3 जो है ना, ये जो हमारे पास बनता है SO3, इसको हम ऐड करते हैं विद H2SO4, सो इससे बनता है H2S2O7, इसे हम ओलियम कहते हैं। ठीक है, इसे हम ओलियम कहते हैं, H2S2O7 ओलियम कहते हैं। इसमें वाटर की एडिशन करते हैं तो इससे वापस सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, इसमें वापस जो है वाटर की एडिशन करेंगे तो इससे हमारे पास क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की हम इस वक्त बात करेंगे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के हवाले से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। इसमें जो पहली चीज़ आपने नोट डाउन करनी है वो हमारे पास 229 पेज के ऊपर है। केसी वैल्यू लिखी हुई है फॉर वाटर, केसी वैल्यू लिखी हुई है फॉर वाटर, वाटर डिसोसिएशन के लिए केसी वैल्यू लिखी हुई है जो कि है 1.8 इंटू 10⁻⁻16 मोल पर DM क्यूब। ठीक है, इसको आप हाईलाइट करेंगे। ठीक है, 1.8 इंटू 10⁻⁻16, ठीक है, इसको आप हाईलाइट करेंगे, इसको आप अपने पास नोट डाउन करेंगे। ठीक हो गया। ऑयल फॉर्मर्स होते हैं क्या, समझ नहीं आई भी क्या पूछ रहे हैं आप? ये जाहिर से तो बॉइलिंग पॉइंट मेंशन किया हुआ है क्योंकि गैसेस फॉर्म के अंदर होती है ना हमारे पास अमोनिया, इसलिए हम कह रहे थे। अच्छा ठीक है। सो केसी की एक्सप्रेशन के जो लिखा हुआ है वाटर की डिसोसिएशन के लिए, उसमें केसी वैल्यू मेंशन की हुई है, वो आप हाईलाइट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है के डब्ल्यू की मेंशन की हुई वैल्यू, के डब्ल्यू की मेंशन की हुई वैल्यू, उसके बाद फिर के डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है। हम जानते हैं कि के डब्ल्यू है क्या, इट इज़ द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसमें कि H प्लस और OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन का ये प्रोडक्ट होता है। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो उसकी वैल्यू है वो 10⁻⁻14 है, ये आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अपने पास हाईलाइट कर लेंगे, इस हवाले से जो है इसको आपने जो है मार्क कर लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन आती है और OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन आती है। H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10⁻⁻7 ही होती हैं। इसको अब आगे चलते हैं। ठीक है भाई, लिख के बता दिया करें खास तौर पर वैल्यूज। ठीक है, चलें सही है, साथ भाई खास तौर पर वैल्यूज। ठीक है, चलो देख लेते हैं। कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस ये भी 10⁻⁻7 है, और कंसनट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव ये भी 10⁻⁻7 है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और पीएच क्या होता है वैसे तौर पे? पीएच होती है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसनट्रेशन, और POH को क्या कहते हैं हम? माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है MCQ बनेंगे रिलेटेड टू जो है पीएच और POH। ठीक है, पीएच और POH के हवाले से इंपॉर्टेंट जो है MCQs बनते हैं, आपके एक्सरसाइज का भी हिस्सा होंगे और इवन के जो टेस्ट आपका होगा, ठीक है, उसमें भी आप जो है देखेंगे कि बहुत से MCQs रिलेटेड टू पीएच या POH वैल्यू होंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब लेट्स सपोज अब आपने पीएच कैलकुलेट कैसे करनी है। लेट्स सपोज आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन जो है, जिसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बताएगी लेट्स सपोज 10⁻⁻3। व्हाट इज द पीएच ऑफ solution having
10⁻³ सो अब कैसे पीएच कैलकुलेट करेंगे? पीएच इक्वल होती है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। सो माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन की जगह पर आप इसकी कंसंट्रेशन पुट कर दें 10⁻³ और आप जानते हैं कि लॉग की एबिलिटी होती है कि जब लॉग अप्लाई करें किसी ऐसी वैल्यू पे जिस पे कोई पावर हो, सो लॉग पावर को पहले ले आता है। सो ये होगा माइनस इंटू -3 लॉग ऑफ 10। विदाउट कैलकुलेटर आपने इस तरीके से ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है। और log ऑफ 10 की अगर हम बात करते हैं, इंडिकेट log ऑफ 10 की बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। सो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और log ऑफ 10 की वैल्यू जो है 1 होती है। सो इट मीन्स कि ये इसकी pH 3 है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने pH को कैलकुलेट करना है। बिल्कुल भी टेस्ट स्टार्ट करते हैं, बेफिक्र भी करते हैं, इसको टेस्ट को भी स्टार्ट करते हैं और अभी हमारा अच्छा खासा पड़ा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं है। अच्छा, सो pH आपने इस तरीके से कैलकुलेट करनी है। अगर जो है कंसंट्रेशन अगर आपको प्रोवाइड की जाती है सॉल्यूशन की, इफ सॉल्यूशन कंटेन्स ये पॉइंट्स आप साथ में नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि ये बहुत आसान मेथड है कि जिसके थ्रू आप पीएच या पीओएच निकाल सकते हैं, ठीक है। पीएच या पीओएच निकाल सकते हैं, ये बड़ा आसान मेथड है, ठीक है। तो उसके इस तरीके से आपने करना है, ठीक हो गया। सो इफ सॉल्यूशन कंटेन्स 0.001, ठीक है जी। हमारे पास इसको समराइज करके लिख लेते हैं, H प्लस कंसंट्रेशन 0.001, ठीक है। व्हाट इज पीओएच? पीओएच वैल्यू, ठीक है। पीओएच वैल्यू क्या है ये आपने कैलकुलेट करना है। अगर आपसे ये कहा जाए कि सॉल्यूशन की सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो 0.001 है। सो आपसे कहा जाए कि फिर पीओएच वैल्यू क्या होगी, ठीक है। पीओएच वैल्यू जो है, ठीक है, वो क्या होगी आपने ये कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे? पीएच इक्वल होती है नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। सो नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.001। अब इसको आप जो है वो क्या कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म के अंदर लिखेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ, ये क्या हो सकता है, देखो पॉइंट अगर आप शिफ्ट करते हैं आगे की तरफ, सो 10 रेज़ पावर कितना आएगा, 3 -3 आएगा यहां पर भी। सो ये चीज लिखी जा सकती है इस तरह से 10 रेज़ पावर -3 की फॉर्म के अंदर ही, यानी ये और ये सेम है, ठीक है। लेकिन जस्ट मैंने आपको बताना था कि अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड की जाए तो किस तरीके से आपने सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर, या अगर जो है आपको वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाए 10 रेज़ पावर की फॉर्म के अंदर, किसी से पीएच कैलकुलेट करना है। बहुत आसान अब आपके लिए हो गया है। सो वापस वही चीज अप्लाई करेंगे, पीएच इक्वल्स टू माइनस इंटू -3, क्योंकि लॉग करता है कि पावर को पहले ले आता है। सो लॉग ऑफ 10 हो जाएगा और log ऑफ 10 के बारे में हम जानते हैं कि वो 1 होता है। सो ये टोटल वैल्यू 3 आएगी pH की। और आप जानते हैं pH प्लस pOH किसके इक्वल होता है, 14 के। सो pH की वैल्यू आपके पास मौजूद है जो कि 3 है। सो आप सिंपली करेंगे क्या, pH की वैल्यू आपके पास मौजूद है जो कि 3 है, pOH आप फाइंड करना चाहते हैं और 14 टोटल है। सो ये वहां चला जाएगा। सो pOH विल गिव मतलब विल बिकम्स 11। तो इस तरीके से आप जो है pH को या pOH को विदाउट एनी कैलकुलेटर, ठीक है, नहीं यूजिंग एनी कैलकुलेटर, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना आप मुझसे पूछें। ठीक है भाई। उसके बाद आता है 230 पेज, ठीक है। 230 पेज की हम बात करते हैं। सो 230 पेज की हम जो है बात करेंगे। 230 पेज पे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है हमारे लिए, सो 230 पेज पे हम आ जाते हैं। अच्छा, 230 पेज के ऊपर आपने जो चीज़ हाईलाइट करनी है उसमें कुछ मेंशन किया हुआ बड़ा आसान सा ही है कि pH जो है अगर हमारे पास क्या हो इक्वल टू 7 हो, सो हम कहते हैं कि सोल्यूशन न्यूट्रल है।
लेस देन 7 हो तो फिर हम कहते हैं कि सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है, और ग्रेटर देन हो तो हम कहते हैं बेसिक है। ठीक है, एसिडिक बेसिक, ठीक हो गया। और ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि pKw की वैल्यू भी मेंशन की हुई है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। सो pKw जो हमारे पास है, ठीक है, ये बेसिक तौर पे 14 होता है इसकी वैल्यू। सर इफ H प्लस कंसनट्रेशन इज 2, ठीक है जी, 2.01001, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये है कि हम फिर इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो कुछ चेंज हो जाएगा, सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा, log ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और log ऑफ 2 की वैल्यू फिर डिफरेंट होगी। ठीक है, सो इस तरह की ऐसे जो है आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो विदाउट कैलकुलेटर यूज हो सके। लॉग खत्म कर यूज, लॉग कहाँ यूज किया सर? देखो लॉग यहाँ यूज किया ना, देखो log ऑफ 10 1 था, ठीक है, log ऑफ 10 1 था, सो उसको उसकी जगह पे 1 पुट किया तो रिजल्ट आ गया 3। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जो है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस है। ठीक है, इसमें आपने जो है क्या चीज़ नोट डाउन करनी है, क्या चीज़ आपके पास जो है पता होना चाहिए। 232 पेज पर हम आएंगे, 232 पेज के ऊपर, ठीक है, हमारे पास के ए वैल्यूज हमें दी हुई हैं। अगर के ए वैल्यू लेस देन 10⁻³ हो तो हम कहते हैं एसिड इज वीक, ठीक है, और अगर के ए वैल्यू जो है वो 1 to 10⁻³ हो तो हम कहते हैं एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, और अगर हम कहते हैं कि ए वैल्यू ग्रेटर देन जो है 1 हो तो हम कहते हैं एसिड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हम ये कहते हैं बिल्कुल सेकंड टाइम क्लास इस तरह नहीं लेंगे हम, आज कोई प्लान इस तरह का नहीं है। ठीक है, अच्छा, सो यही बात मैं कह रहा था आपसे कि 232 पेज के ऊपर जो चीज़ आपने नोट डाउन करनी है कि ए के हवाले से, अगर के ए की वैल्यू लेस देन 10⁻³ हो तो हम कहते हैं एसिड इज वीक। के ए की वैल्यू अगर हमारे पास 1 to 10⁻³ हो तो हम कहते हैं एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग। अगर के ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो हम कहते हैं कि के ए जो हमारे पास एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। देखो माइनस लॉग कहाँ यूज किया, आप यही देख तो रहे हो कहाँ यूज किया। माइनस लॉग ऑफ जो भी कंसंट्रेशन थी वो अप्लाई तो किया था, तो ये यूज किया तो है भी। माइनस लॉग अप्लाई नहीं किया कंसंट्रेशन के ऊपर, उसी के तो वैल्यू निकाली है, उसी के तो वैल्यू निकाली है भाई। माइनस लॉग अप्लाई किया था तभी तो वैल्यू निकली है हमारे पास पीएच की या पीओएच की। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, ठीक है, जिसको हम केबी से रिप्रेजेंट करते हैं। और केबी जो है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस यानी केबी की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बेस जो है, ठीक है, जब वो डिसोसिएट होगा, अगर वो रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि भाई रिएक्शन जो है जब रिवर्सिबल टाइप ऑफ जो है के अंदर प्रोसीड करेगा तो उसमें समहाउ आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम गेन होना है। ठीक है, सो इसके ऊपर हमारे पास केबी वैल्यू आएगी फॉर डिसोसिएशन ऑफ बेस। ठीक है, इस पे अब आप 234 पेज पर आएंगे और 234 पेज के ऊपर जो हमारे पास केबी वैल्यू है, ठीक है, वो आप देखेंगे। उस हवाले से आप जो है देखेंगे कि हमारे पास कौन सा जो बेस है वो स्ट्रांग होगा, कौन सा वीक होगा। और 234 पेज के ऊपर आपके पास टेबल है 8.9 का, ठीक है, 8.9 का टेबल है, उसको आप मार्क करेंगे, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, इस हवाले से जो है आपको पता होना चाहिए 234 पेज के ऊपर 8.9 आपके पास जो है टेबल नंबर है, इसको आप जो है मार्क करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर उसके बाद नीचे हमारे पास pKa और pKb वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर हम नेगेटिव लॉग ऑफ k लेते हैं, ka लेते हैं तो pKa, और नेगेटिव लॉग ऑफ kb लेते हैं तो pKb वैल्यू हमारे पास होगी। ठीक है, सो pKa और pKb वैल्यू जो है हम ये भी देखते हैं, इसके थ्रू भी हम अंदाजा लगा सकते हैं किसी एसिड की स्ट्रेंथ, यानी वो एसिड वीक है या वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या मॉडरेट है। ठीक है, इस हवाले से भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि टेस्ट जो है हम आप नहीं ले रहे आज, आपका कुछ टेक्निकल इशू है, सो उसको हम जल्दी जो है रिमूव कर लेंगे। हम चैप्टर नंबर 8 का जो टेस्ट आप लोगों का है, ठीक है, वो हम फिर आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें ले लेंगे चैप्टर 9 के साथ। ठीक है, चैप्टर 8 और 9 का टेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, या हम जो है पहले चैप्टर 8 का ले लेंगे फिर चैप्टर 9 का जो है टेस्ट ले लेंगे। ठीक है जी, बाकी प्रैक्टिस MCQ जो है मैं अपनी प्रोफाइल पर अपलोड कर दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से उसको भी सॉल्व करके आपको समहाउ कुछ ना कुछ जो है आइडिया ज़रूर हो जाएगा और जो है आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, अब मैं आपको बता रहा था कि pKa वैल्यू और pKb वैल्यू से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई एक एसिड कोई स्ट्रॉन्ग है या कोई एक एसिड जो है वो वीक है। ठीक है, पेज नंबर है 236 जिस पे कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है कुछ हाईलाइट करनी है, वो जो है क्या कहते हैं आप हाईलाइट करेंगे। 236 पेज के ऊपर pKa प्लस pKb वैल्यू जो है इक्वल टू 14 होती है। इसको पहले तो आप इसको हाईलाइट करेंगे, pKa इज प्लस pKb इज इक्वल टू pKw। ठीक है,
और ये 14 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके नीचे 2 पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। अब यहाँ मेंशन किया हुआ है कॉन्जुगेट बेस ऑफ वेरी वीक एसिड इज रिलेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। सो आपने इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। और सेकंड जो बी पॉइंट हमारे पास है वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इज रिलेटिवली वेरी वीक एसिड, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स को आप जरूर हाईलाइट कीजिएगा। और नीचे भी लिखा हुआ है कि ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी, ठीक है। सो इसको भी आप हाईलाइट कीजिएगा। इससे आपको जो है मजीद इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर हमारे पास जो है कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके लिए क्या वैल्यू होगी, और कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसके लिए क्या सिनेरियो होगा, ठीक है जी। ये आपने हाईलाइट करना है, ठीक है भाई। अब हमारे पास जो है बफर सॉल्यूशन का टॉपिक रह चुका है और इससे पीछे हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट है और सॉल्युबिलिटी का जो है प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो हम यही अभी पढ़ लेते हैं, इससे आगे कर लेते हैं कैरी, क्योंकि हमारा लेक्चर टाइम कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग साथ देते हैं तो हम इसे पढ़ लेते हैं फर्दर। अगर आप लोग कहते हैं कि हम यहीं स्टॉप करें तो हम यहीं स्टॉप करेंगे। 2-3 टॉपिक्स रह चुके हैं वो हम कल करेंगे विद चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। टेस्ट आप लोगों का जो है आज नहीं हो पा रहा क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी बिना पर टेस्ट नहीं हो रहा। कल इंशाल्लाह जो है हम आपका टेस्ट लेंगे और टेस्ट आप लोगों का जो है कल चैप्टर नंबर 9 और इवन 8 का भी साथ होगा। मैं आपको बताऊं कि आज थोड़ा सा रिलैक्स रहा हूँ मैं पढ़ाते हुए, इसलिए जो है इवन चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हो सका। लेकिन जो है इंशाल्लाह कल हम पूरी कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 9 और इसके साथ जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप कहते हैं तो अभी कर लेते हैं, अगर आप कहते हैं तो अभी हम स्टॉप करते हैं, कल हम कर लेंगे इसको। तो चलें, स्टॉप करने का कह रहे हैं आप लोग, चलें ठीक है। आज की लेक्चर हम फिर यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और कल इंशाल्लाह हम पे पहले के 3 टॉपिक जो रह गए हैं रिमेनिंग वो करेंगे और उसके बाद फिर जो है चैप्टर नंबर 9 की तरफ हम मूव कर जाएंगे। और आज मैंने आप लोगों के साथ MCQs की प्रैक्टिस आप लोगों को मैंने नहीं करवाई ड्यूरिंग द लेक्चर, और मैंने कोशिश की कि मैं जो है पहले जो टॉपिक्स हैं उसका कोर कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करवा दूं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखवा दूं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएं। उसके बाद फिर आप MCQs की तरफ जाएं तो आसानी आप लोगों के लिए हो जाए। कल जो है हम जल्दी इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे जो रिमेनिंग है चैप्टर नंबर 9 के भी और इसके भी, और फिर उसकी MCQs की प्रैक्टिस भी करेंगे और टेस्ट भी कल होगा। अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।